हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्याम। भारत के भूगोल के अंदर हम आज देखेंगे अपवाह तंत्र, अर्थात नदियाँ जो प्रवाहित होती है वो कहाँ कहाँ किस स्वरूप में होती है, कौन कौन सी जो भारत की प्रमुख नदियाँ है वो है और उनका कहाँ कहाँ पर प्रवाहित जल हमें दिखाई देता है, आदि चीज़ों का हम यहाँ आज देखेंगे। इसके पहले भाग में हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य तौर पर सिंधु नदी तंत्र। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर अपवाह तंत्र क्या होता है और इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं, कुछ शब्दावलियों के बारे में बात करते हैं। तो पहली बात है हमारा अपवाह तंत्र। तो अपवाह तंत्र का यदि हम बात करें तो शुरुआती दौर पर अपवाह तंत्र वो स्थान है, वो क्षेत्र है जहां पर निश्चित मार्ग में जल के प्रवाह को अपवाह तंत्र कहते हैं। और मुख्य रूप से देखें तो कहां कहां पर नदी और उसकी सहायक नदियों के जाल को, यहाँ पर कोई नदी जा रही है और इसकी कोई सहायक नदी है, इस तरीके से इसकी सहायक नदी हो सकती है। तो इन समस्त जो जाल है जहाँ पर नदी प्रवाहित हो रही है, निश्चित मार्ग में जल का प्रवाह हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र कहेंगे। ये हमारी मुख्य रूप से अपवाह तंत्र की बात हुई। अब एक और बात आती है यहाँ पर, जल ग्रहण क्षेत्र। जल ग्रहण क्षेत्र क्या होता है कि यहाँ पर जिन विशिष्ट क्षेत्रों, इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? जल ग्रहण क्षेत्र कहेंगे। अब हम ये जानते हैं कि नदियों में जल कहाँ से आता है। नदियों में जल आने के दो मुख्य रूप से सोर्स हो सकते हैं, या तो वो वर्षा के रूप में जल प्राप्त करे, जो हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से भारत में यदि हम बात करें तो मानसून में ही वर्षा आती है, ठीक है। और दूसरा यदि हम बात करें तो हिम जो क्षेत्र है, हिमनद है, वहाँ से भी हमें जल प्राप्त होता है नदियों में। तो दो प्रकार के यहाँ पर जो नदियों में जल प्राप्त होते हैं, नदी के द्वारा, वर्षा के द्वारा और हिमनद के द्वारा। तो दोनों के द्वारा जिन क्षेत्रों से यदि हम नदी के अंदर जल प्राप्त करते हैं उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। ये ध्यान करने वाली बात है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ इन क्षेत्रों को, जहाँ नदियाँ प्रवाहित होती है उसको हम कहते हैं अपवाह तंत्र। लेकिन जहां जहां पूरे क्षेत्र की यदि हम बात करें, इस पूरे क्षेत्र में जहां जहां भी नदी अपना जल प्राप्त करती है, और मुख्य रूप से नदी दो प्रकार से जल प्राप्त कर सकती है, वो है वर्षा के रूप में और हिमनद के रूप में। तो पूरे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? जल ग्रहण क्षेत्र नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसी का दूसरा नाम है बेसिकली कि नदी तथा उसकी सहायक नदियां द्वारा अपवाहित क्षेत्र को अपवाह द्रोणी या बेसिन कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मोटे रूप में देखें तो ये दोनों का एक ही मतलब है, बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र यहाँ पर मोटे रूप में एक ही पर्यायवाची शब्द के रूप में जाने जाते हैं। और यहाँ पर यदि हम बात करें दो अपवाह बेसिन के मध्य यदि कोई स्थित उन्हें अलग करे, दो अपवाह बेसिन के मध्य कोई अलग करे तो उसे जल विभाजक कहते हैं। हमें चित्र के रूप में भी इसे देख सकते हैं कि हमारे अंदर, भारत के अंदर महान जल विभाजक है, ग्रेट वाटर डिवाइडेड है, ये यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ एक और ऐसी नदियाँ हैं, ऐसे जल क्षेत्र हैं जहां पानी कहाँ जाता है? बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरता है। वहीं दूसरी ओर ऐसे क्षेत्र हैं जहां अरब सागर में पानी जाता है। तो यह स्पष्ट विभाजक क्षेत्र माना जाता है, ठीक है। जो कि यदि हम देखें तो मानसरोवर झील से स्टार्ट होता हुआ यहां अरावली, विंध्याचल, सतपुरा होते हुए, पश्चिमी घाट होते हुए कन्याकुमारी तक यहाँ तक होता है। और यहाँ पर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा विचलन यदि देखें तो नर्मदा और तापी नदी के रूप में यहाँ इस तरीके से इसका ये मोड़ जो हमें दिखाई देता है वो इस कारण से दिखाई देता है क्योंकि नर्मदा और तापी जो नदी है वो लगभग मध्य भारत से निकल करके पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जबकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, पूरे प्रायद्वीपीय क्षेत्र में अधिकांश जो नदियां हैं वो पश्चिम से लेकर के पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। लेकिन ये ही दो नदियां हैं जो कि इसके उल्टी धारा के विपरीत
जाती है। तो इस कारण से यहाँ पर जो जल विभाजक और जो रेखा है वो यहाँ पर स्पष्ट रूप से मुड़ी हुई हमें दिखाई देती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखने से हमें पता चल रहा है कि भारत में यदि हम बात करें तो दो प्रमुख रूप से क्षेत्र माने गए हैं। ठीक है, दो प्रमुख रूप से जल विभाजक यहाँ पर डिवाइड हो गया और इस वजह से यहाँ पर अपवाह तंत्र को हम प्रमुख रूप से यहाँ पर विभाजित मान सकते हैं। एक हो गया बंगाल की खाड़ी में जाने वाला और एक हो गया अरब सागर में जाने वाला। यहाँ पर हम चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि महान जल विभाजक जो रेखा है वो भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में स्पष्ट रूप से विभाजित कर देती है। एक भाग है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरता है जल का, और एक भाग है जो अरब सागर में जाकर के गिरता है। भारत की प्रायद्वीपीय स्थिति होने के कारण यहाँ पर मुख्य रूप से दो हिस्से देखे जाते हैं। तो भारत का अधिकांश जो जल है वो लगभग 77% के साथ में बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरता है। इस चित्र के द्वारा भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो 77% जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है और लगभग 18% जो जल है वो अरब सागर में जाकर के प्रवाहित गिरता है। और लगभग यदि हम बात करें 5% या नदियां या जल है वो आंतरिक प्रवाह के रूप में यहाँ पर, जिसमें से भी यदि बात करें तो मुख्य रूप से राजस्थान और हरियाणा की कुछ नदियां हैं वो आंतरिक प्रवाह के रूप में केवल यहां अंदर की ही जल प्रवाहित कर पाती है। तो ये डाटा स्पष्ट रूप से हमें पता होना चाहिए कि अरब सागर में कितना, बंगाल की खाड़ी में कितना और आंतरिक प्रवाह के रूप में कितना होता है। सीधे सीधे तौर पर यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब एक और चीज हम यदि हम बात करें तो क्षेत्र के आधार पर नदी द्रोणी किस किस तरीके की होती है। मुख्य रूप से यहां पर 3 प्रकार की नदी द्रोणी हम देख सकते हैं। एक तो प्रमुख नदी द्रोणी, एक मध्यम नदी द्रोणी और एक लघु नदी द्रोणी। अब इनका विभाजन कैसे किया जाता है, क्षेत्र के आधार पर, और कितना क्षेत्र किस श्रेणी में आता है वो हम देख सकते हैं कि 20,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक का यदि क्षेत्र है तो प्रमुख नदी द्रोणी में शामिल किया जाएगा। और इसमें यदि हम देखें तो भारत की 14 प्रमुख नदियां हैं जो कि प्रमुख नदी द्रोणी में शामिल होती है। सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ऐसे कई बार अनेक एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं कि मध्यम नदी द्रोणी का क्षेत्र कितना माना जाता है, तो या फिर लघु नदी द्रोणी। तो यहां पर हम देख सकते हैं मध्यम नदी द्रोणी का जो क्षेत्र है वो 2000 से लेकर के 20,000 वर्ग किलोमीटर तक देखा जाता है। ठीक है, और यहां पर हम देख सकते हैं कि 44 प्रमुख नदी है वो मध्यम नदी द्रोणी की भारत में पाई जाती है। और इसके अलावा 2000 वर्ग किलोमीटर से कम की जो क्षेत्रफल वाली नदी द्रोणियां हैं वो लघु नदी द्रोणी में शामिल की जाती है और भारत की बहुत सारी अनेक नदियां इसमें शामिल होती है। ये डाटा हमें याद कर लेने हैं, देखने से भी हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है। ठीक है, इनका हमें अपने नोट्स में मेंशन कर देना है। इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में अपवाह तंत्र किस प्रकार का है। भारत में साथियों 2 प्रमुख रूप से अपवाह तंत्र पाए जाते हैं। एक तो है हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। देखने वाली बात है, हिमालयी अपवाह तंत्र में जो अधिकांश नदियां हैं वो हिमालय से निकलती है। ठीक है, और हिमालय से निकलने के कारण वो कैसी है, अभी युवा अवस्था में है, नई है, क्योंकि हिमालय भी कैसा है, अभी युवा है। ठीक है, इन नदियों का जो जल है वो अधिकांशतः यदि हम बात करें तो 3 प्रमुख नदी तंत्रों के द्वारा प्रवाहित होता है, जिसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के रूप में हमें भारत में या भारतीय प्रायद्वीप में पाया जाता है। अब यदि हम बात करें प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में, बेसिकली ये देखा जाए तो यहाँ पर अपेक्षाकृत छोटी नदियाँ हैं, पुरानी नदियाँ हैं। ठीक है, और इन दोनों का भी अंतर हम इसी चैप्टर में यहाँ पर करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें तो यह जो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र है यहाँ 12मासी जो नदियाँ हैं वो नहीं पाई जाती, और यहाँ पर यदि बात करें तो यहाँ की नदियाँ अधिकांशतः
हिमनद की प्राप्ति के कारण, क्योंकि ये नदियां मुख्यतः हिमनदीय क्षेत्र से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है, इस वजह से साल भर साल भर नदी जल प्राप्त करती है। जबकि ये केवल वर्षा पर आधारित है और वर्षा हमारे यहाँ पर केवल मानसून में होती है मुख्य तौर पर। इस वजह से यह यहाँ की अधिकांश जो नदियाँ है वो कैसी है, 12 मासी ना होकर के कुछ समय के लिए या यूँ कहें मानसून के समय ही प्रवाहित होती है। ठीक है, तो यहाँ हमने मुख्य रूप से इस तरीके के, और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र की यदि हम बात करें तो यहाँ बहुत सारे नदियाँ प्रमुख रूप से पाई जाती है, जैसे नर्मदा, तापी, साबरमती, महानदी, सुवर्णरेखा, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, ताम्रपर्णी और लूनी नदी। अब यहाँ पर कुछ समस्या है। समस्या ये है कि ये जो नदियाँ है, जैसे चंबल है, बेतवा है और सोन है, वैसे तो यह गंगा नदी तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, क्योंकि ये नदियां अंततः जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है, लेकिन ये नदी क्या है, हिमालय से नहीं निकलती। यहाँ पर मानचित्र में भी हम देख लेंगे कि ये नदियां हिमालय से नहीं निकलती, होने को ये प्रायद्वीपीय हिस्से से निकलती है, लेकिन कहाँ जाकर के मिल जाती है, गंगा नदी में तंत्र में मिल जाती है। और यही कारण है कि इन नदियों के कारण ही हम इनमें स्पष्ट विभाजन नहीं कर सकते कि आखिर में हिमालयी अफवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं, क्योंकि ये नदियां यहाँ पर अपवाद स्वरूप पाई जाती है। ठीक है, ये हमारा ध्यान कर लेना है। हालांकि यदि प्रश्न पूछे, या ध्यान कर लेना है बिल्कुल स्पष्ट रूप से, प्रश्न यदि पूछे जाएं कि ये इनमें से कोई सी नदी आ जाए कि ये किस अफवाह तंत्र का उदाहरण है, तो आंसर यहाँ पर आएगा गंगा नदी तंत्र का उदाहरण है। और गंगा नदी कहाँ पर है, हिमालयी अपवाद तंत्र में आती है। लेकिन यहाँ पर ये अपवाद है कि इनकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय क्षेत्र से होती है, ना कि हिमालय क्षेत्र से। ध्यान कर लेना है, प्रश्न किस तरीके से पूछा जाता है उसी के अनुसार उसका आंसर दे देना है। प्रश्न घुमा करके पूछ सकते हैं, हमें अच्छे से उसे 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक उसका अच्छे से समझ में नहीं आए तब तक उसका अध्ययन करते रहना है। तो हम पहले देखेंगे सिंधु नदी तंत्र। हिमालयी अपवाह तंत्र के अंदर हम यहाँ पर पहला जो नदी तंत्र देखेंगे वो है सिंधु नदी तंत्र। बेसिकली सिंधु नदी की यदि हम बात करें तो यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र में मुख्य रूप से सिंधु नदी है और उसकी अनेक सहायक जो नदियाँ हैं वो यहाँ से प्रवाहित होती हुई भारत, और उससे पहले तिब्बत से प्रवाहित होती हुई फिर भारत में, और उसके पश्चात पाकिस्तान में होती हुई यहाँ पर अरब सागर में अंततः प्रवाहित हो जाती है। यदि हम इसकी मुख्यतः बात करें तो यह जो प्रमुख नदी है सिंधु नदी के रूप में यदि हम बात करें तो जो सिंधु नदी है ये यहाँ पर मानसरोवर झील के निकट यहाँ पर शुरुआत होती है, इसकी स्टार्टिंग होती है, फिर आकर के दमचौक नामक स्थान पर भारत में प्रवेश करती है, और भारत में प्रवेश करने के पश्चात ये लद्दाख, यह जम्मू कश्मीर में नहीं बहती। यहाँ पर ध्यान कर लेने वाली बात है, आपको शायद यहाँ पर ऐसा एहसास हो रहा होगा कि जम्मू कश्मीर में बहती है, बिल्कुल नहीं। भारत में सिंधु नदी केवल लद्दाख में बहती है, और लद्दाख में भी केवल एक जिले जिसका नाम है लेह है। भारत में सिंधु नदी केवल लेह नामक जिले में ही बहती है, इसके अलावा कहीं भी नहीं बहती। बाकी ये पीओके में जाकर के बहती है, जो अवैध रूप से पाकिस्तान ने इस पर कब्जा कर रखा है। ठीक है, तो सिंधु नदी के यहाँ पर देखते हैं भारत में लद्दाख के पश्चात यहाँ पीओके में जाती है, और पीओके में जाने के पश्चात यह पाकिस्तान में चिल्लास नामक स्थान पर से पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और फिर उसके पश्चात यहाँ पर आकर के आगे यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आगे जाकर के यहाँ पर मिठानकोट नाम की एक जगह है, वहाँ पर 5 नदियों का जल प्राप्त करती हुई ये 5 नदियाँ हैं। यदि हम 5 नदियों की बात करें, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये सिंधु अपने आप में मुख्य नदी है, और इसके अलावा ये प्रमुख 5 नदियां हैं, और इनको पंच नद बोलते हैं, जिसे पंजाबी भाषा में पंज आब के नाम से बोला जाता है, क्योंकि आब का अर्थ होता है नदी।
और उसी के नाम पर इस क्षेत्र को पंजाब बोला गया है। और भारत में पंजाब और पाकिस्तान में पंजाब। बंटवारे के वक्त इसी पंजाब के 2 हिस्से कर दिए, अधिकांश जो हिस्सा है वो पाकिस्तान में चला गया और कुछ हिस्सा भारत में रह गया। तो इस पूरे क्षेत्र को पंजाब के नाम किस आधार पर दिया? पंज-आब, यानी 5 नदियों वाला क्षेत्र। और 5 नदियां कौन कौन सी है यहां पर देख लेना है, आज हम इसका अध्ययन भी करेंगे। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। यहां पर सिंधु नदी इसकी मुख्य नदी होगी। तो ये चित्र हमारे दिमाग में रहना चाहिए। यदि हम बात करें सिंधु नदी का क्षेत्र कितना है या इसकी लंबाई कितनी है, तो डाटा हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए। कुल क्षेत्र यदि हम बात करें, कुल क्षेत्रफल की यदि हम बात करें, तो 11.65 लाख वर्ग किलोमीटर में यह क्षेत्रफल रखती है, अर्थात 11,65,000 वर्ग किलोमीटर में। और यदि हम भारत की बात करें तो मात्र 3,21,000 वर्ग किलोमीटर इसका भारत में क्षेत्रफल है। यदि हम बात करें लंबाई की, ठीक है, यदि हम बात करें लंबाई की, तो टोटल कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर और भारत में 1114 किलोमीटर इसकी लंबाई भारत में है। यदि हम बात करें इसकी उद्गम की, तो कैलाश श्रेणी में बोखरचू नामक जो हिमनद है वहां पर इसकी उत्पत्ति देखी जाती है। ठीक है, यहां पर मानसरोवर झील के निकट बोखरचू हिमनद से इसकी उत्पत्ति देखी जाती है। और तिब्बत में इस नदी का नाम सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख कहा जाता है। अब प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछने का तरीका किस तरीके से है, यह भी देख लेना है कि सिंधु नदी का तिब्बत में निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। सिंधु नदी तिब्बत में निम्न में से किस नाम से जाने जाती है? एक ऑप्शन सिंगी खम्बान अथवा शेरमुख होगा और बाकी के 3 ऑप्शन होंगे जो कि गलत होंगे। तो हमें राइट आंसर टिक कर लेना है, ये याद कर लेना है कि जो सिंधु नदी है सिंगी खम्बान अथवा इसका हिंदी में बोलते हैं शेरमुख के नाम से तिब्बत में जानी जाती है। ये हमें याद रहना चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें तो पाकिस्तान में, पाकिस्तान क्या है? चिल्लड़ देश है। कैसा देश है? चिल्लड़ देश है, ये सब हम जानते हैं और दर्द देता रहता है। तो पाकिस्तान में चिल्लड़ के समीप दर्दिस्तान में प्रवेश करती है। यह भी हमें ध्यान कर लेना है कि चिल्लड़ देश कौन सा है? पाकिस्तान है। ठीक है, मिठानकोट के नजदीक ये पंचनद का जल प्राप्त करती है। अब यहां पर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो पंचनद के जो जल है वो सिंधु नदी कहां पर प्राप्त करती है? तो पाकिस्तान के अंदर जो मिठानकोट नाम की जगह है वहां पर यह है अपना जल पंचनद जो नदियां है, 5 प्रमुख जो नदियां है वो सिंधु नदी में प्रवाहित कर देती है। तो यह भी प्रश्न सीधे तौर पर बनता है। और एक और मैंने जो इंपॉर्टेंट बात बताई थी कि भारत में जो सिंधु नदी है केवल लेह जिले में ही बहती है, जो कि कहां पर है? लद्दाख में है। इसके अलावा पीओके, चूंकि पीओके भी भारत का एक हिस्सा है, अभिन्न हिस्सा है, वहां पर भी बहती है। ठीक है, तो ये हमारी बात हुई। यदि हम बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो बाएं ओर से, ठीक है, यहां पर जिस तरीके से ये बहती है तो इसका बहने की दिशा से बाएं ओर से अर्थात इस दिशा से कौन कौन सी नदियां गिरती है इसमें? इनका नाम है झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इन 5 नदियों को पंचनद बोलते हैं। इसके अलावा जाश्कर और द्रास, ये नदियां इसकी बाएं ओर से बहती है। ये सीधे तौर पर प्रश्न पूछे जाते हैं कि बाएं ओर से कौन कौन सी निम्न में से नदियां बहती है या फिर दाहिने ओर से कौन कौन सी नदियां बहती है। शोक, हुंजा, गिलगिट, स्वात, काबुल और गोमल, ये जो नदियां हैं ये दाहिने ओर से अर्थात यहां से इधर की तरफ से सिंधु नदी में मिलती है। ये हमें याद रहेगा। ठीक है, तो जैसे हम मानचित्र में देखेंगे हमें ये चीज़ के बारे में पता चल जाएगा कि यहाँ पर सहायक नदियाँ कौन कौन सी तो यहाँ पर है। मानचित्र में यदि हम देखें इसका तो हम यहाँ पर स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि राइट हैंड पर यहाँ से ये नदी निकल करके यहाँ से चलती हुई इस तरीके से इंडस नदी या सिंधु नदी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो राइट हैंड से मिलने वाली नदियाँ है शोक, हुंजा, गिलगिट, स्वात,
काबुल, गोमल, ये प्रमुख नदी है जो इसके राइट हैंड की तरफ से मिलती है। और लेफ्ट हैंड की तरफ से जैसे कि पंजाब जो नदियां है, जो 5 प्रमुख नदियां यहाँ पर है, इसके अलावा जो द्रास है, ये नदियां यहाँ पर लेफ्ट हैंड की तरफ से इसके मिलती है। ये हमें याद रहना चाहिए। इसके बाद है हमारा जो इसकी दूसरी नदी है वो है झेलम। इसका पुराना नाम यदि हम बात करें तो पुराना प्राचीन नाम है वो विवस्ता के नाम से जाना जाता है। विवस्ता, ध्यान रहेगा, प्रश्न पूछा जा सकता है झेलम का प्राचीन नाम कौन सा माना जाता है। विवस्ता ये कहाँ से स्टार्ट होती है? वेरीनाग झरने से पीर पंजाल श्रेणी है उसके क्षेत्र, उसके पदीय क्षेत्र में, पीर पंजाल श्रेणी के पदीय क्षेत्र में। यहां पर यह भी लिख लेना है, पूछे जा सकता है कि ये झेलम किस श्रेणी से निकलती है। झेलम कहां से निकलती है? पीर पंजाल श्रेणी से निकलती है और वहां पर वेरीनाग झरना है। और यहां पर एक विशेषता, एक बात है कि ये झेलम नदी है वो वूलर झील का भी निर्माण करती है। और वूलर झील की क्या विशेषता है देखते हैं। जो वूलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये याद रहेगा हमें, वूलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और यहाँ पर वूलर झील का निर्माण करती है। और उसके बाद जो झेलम नदी है वो चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। चेनाब की एक सहायक नदी है और जो कि चेनाब स्वयं किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की। ये हमें यहाँ पर देख लेना है। और एक और श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, वो भी इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। सीधे तौर पर प्रश्न पूछ ले, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे पर बसा हुआ है। और तुलबुल नौवहन परियोजना वो भी इसी नदी पर प्रस्तावित है। यहाँ पर तुलबुल जो परियोजना है वो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का एक कारण भी हो रहा है। जबरदस्ती बिना बात के पाकिस्तान इस पर विवाद किया हुआ है, जबकि ये हमारा हिस्सा है, हम इस पर परियोजना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान रहेगी कि वेरीनाग झरना जो कि पीर पंजाल श्रेणी में है वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। झेलम नदी, इसका पुराना नाम विवस्ता है और यह वूलर झील का निर्माण करती है। और उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ने के बाद ये चेनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। यहाँ पर इस चित्र के द्वारा हम देख सकते हैं। एक चीज़ और कि यहाँ पर ये वेरीनाग से स्टार्ट हुई, वेरीनाग से स्टार्ट होने के बाद ये वूलर झील का निर्माण हुआ। यहीं पर ही श्रीनगर जो शहर है वो बसा हुआ है और उसके बाद भारत पाकिस्तान की सीमा का निर्माण भी है करती है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अनेक एग्जाम्स में भी पूछते हैं कि जो झेलम नदी है वो भारत पाकिस्तान की सीमा का भी निर्माण करती है। ठीक है, और यहाँ आगे चल करके पाकिस्तान में जाकर के यह, यहाँ से जो चिनाब नदी आ रही थी उसमें जाकर के यह मिल जाती है, पाकिस्तान के अंदर ही मिलती है। ठीक, तो ये हमें ध्यान रहेगा। इसके बाद है तीसरी चेनाब नदी। इसका पुराना नाम यदि हम बात करें तो अस्किनी इसका पुराना या प्राचीन नाम है। प्राचीन नाम इसका अस्किनी है और इसी को चंद्रभागा नदी भी बोलते हैं। चिनाब को चंद्रभागा नदी बोलते हैं। कहां पर बोलते हैं? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में ये चंद्र और भागा दो अलग अलग नदियां हैं जो कहां पर मिलती है? हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तांडी में ये दोनों नदियां मिलती है। ये चंद्र है और ये भागा है। ठीक है, ये चंद्र है और ये भागा है। ये हमें देख लेना है। यहाँ पर ये चंद्र है और ये भागा है। दोनों कहां पर? तांडी में बने। तांडी नामक स्थान कहां पर है? केलांग नाम के स्थान के निकट। केलांग के निकट तांडी नामक स्थान पे चंद्र और भागा दो नदियां मिलती है और वहीं से इसका नाम चिनाब पड़ता है। हिमाचल में इसे चंद्रभागा नदी बोलते हैं और चिनाब नदी यहाँ पर आगे बढ़ती हुई यही नदी है जो सीधे तौर पर सिंधु में मिलती है। पंचनद जो नदियां हैं उसमें सभी नदियों का जल इकट्ठा करते हुए, ध्यान कर लेना है, चिनाब ही, केवल चिनाब ही सिंधु में मिलती है वास्तविक में। उससे पहले ये सभी नदियों का जल इकट्ठा करते हुए आगे
बढ़ती है। ठीक है, ये हमें ध्यान रहेगा, इस चित्र के द्वारा भी हम इसे समझ सकते हैं। अब ये कौन कौन से राज्यों में या कौन कौन से क्षेत्रों में बहती है, इसका भी हम चित्र के द्वारा देख सकते हैं कि जहाँ हिमाचल में बहती हुई उसके पश्चात जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान में जाकर के चली जाती है। यह भी हमें ध्यान इसमें कर लेना है। इसके बाद यदि हम बात करें तो चौथी नदी है रावी। इसका यदि हम पुराना नाम बात करें तो इरावती या पुरुषनी इसका प्राचीन नाम है। इरावती या पुरुषनी रावी नदी का पुराना नाम है। अब ये कहाँ से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के नज़दीक जो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा बहुत प्रमुख दर्रा है हिमाचल प्रदेश में। तिब्बत और भारत के यहाँ पर प्राचीन समय से ही व्यापार इस दर्रे के द्वारा किया जाता रहा है और इसके पश्चिम में बंगल नामक गांव से इसकी स्टार्टिंग होती है। ठीक है, जो रावी नदी है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़िया है, उसके रोहतांग जो दर्रा है उसके समीप बंगल गांव से इसकी स्टार्टिंग होती है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। फिर चंबा घाटी में ये प्रवेश करती है और चंबा घाटी में प्रवेश करने के बाद ये चेनाब नदी में गिर जाती है, अपना जल प्रवाहित कर देती है। खास तौर से बात यह है कि लाहौर पाकिस्तान का प्रमुख जो शहर है, जो कि कभी राजधानी में रहा था और भारत ने इस पर अधिकार भी कर लिया था। ठीक है, इसी लाहौर जो शहर है ये किस नदी पर है? इसी रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश में चमेरा बांध, यदि पूछा जा सकता है चमेरा बांध किस नदी पर है, कहाँ पर है, आदि ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश में इसी नदी पर है। और यदि हम बात करें थीन या रणजीत सागर बांध, रणजीत सागर बांध जो कि कहाँ है? पंजाब में, वो भी इसी रावी नदी पर स्थित है। या मानचित्र में इसे देख सकते हैं। जो रावी नदी है वो इस तरीके से निकलती हुई यहाँ पर चिनाब में जाकर के मिल जाती है, ये हमें याद रहेगा। इसके बाद देखें पांचवी है व्यास। इसका पुराना नाम है विपासा। विपासा इसका प्राचीन नाम है। प्राचीन नाम भी पूछे जाते हैं अनेक जगह पर, इसलिए हमें प्राचीन नाम भी यहाँ पर याद कर लेने हैं। और यहाँ पर ये निकलने के बात बताऊं मैं तो व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से। और व्यास कुंड कहाँ है? रोहतांग दर्रे के समीप है। रोहतांग दर्रे के समीप है व्यास कुंड, वहाँ से व्यास नदी निकलती है। और वहाँ उसके पश्चात कुल्लू घाटी में जाने के पश्चात पंजाब में हरिके एक बांध है। ठीक है, हरिके नाम है, हरिके। ठीक है, एक ही शब्द है ये हरिके। तो हरिके के समीप सतलज नदी में मिल जाती है। व्यास नदी सतलज नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? पंजाब में हरिके नामक स्थान से। और वहीं से हरिके नामक स्थान के समीप से ही राजस्थान का प्रमुख इंदिरा गांधी नहर जो नहर है वो वहीं से निकलती है। ठीक है, ये ध्यान कर लेना है। ये यहाँ पर सतलज नदी और यहाँ पर ये व्यास नदी दोनों जहाँ पर मिलती है, इसी के समीप यहाँ पर बांध बनाया हुआ है हरिके बैराज। इस हरिके बैराज से ही राजस्थान की जो प्रमुख इंदिरा गांधी जो नहर है, जो कि पश्चिमी राजस्थान की एक जीवन रेखा मानी जाती है, उसकी उत्पत्ति या उसमें जो जल की प्राप्ति है वो भी हरिके बैराज से ही की जाती है। ठीक है, तो वहीं हरिके में ये जो व्यास नदी है वो सतलज में मिल जाती है। ठीक है, याद रहेगा। और एक चीज और, संपूर्ण सिंधु जो नदी तंत्र है उसमें 6 नदियां हो गई, एक तो सिंधु और साथ में 5 अन्य पंज नद। तो 6 नदियों की यदि हम बात करें प्रमुख रूप से, उन सब में केवल व्यास नदी है जो पूरी तरीके से भारत में बहती है। ये ध्यान रहेगा, पूरी तरीके से भारत में बहती है। इसके अलावा जितनी भी नदियां हैं वो भारत से पाकिस्तान में जाने के पश्चात मिलती है। तो ये पाकिस्तान में नहीं जाती, ये व्यास नदी है, केवल भारत में बहती है। और इस पर पोंग बांध बनाया हुआ है हिमाचल प्रदेश में। पोंग बांध किस नदी पर बनाया हुआ है? एक प्रश्न बन गया सीधे तौर पर, 1 नंबर का एक प्रश्न बना कि पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? आंसर क्या आएगा? व्यास नदी पर। व्यास नदी पर पोंग बांध बनाया हुआ है हिमाचल प्रदेश में। ये ध्यान रहेगा हमें, हम मैप में भी इसको देख सकते हैं।
ठीक है। हिमाचल में बहने के बाद यह पंजाब में आती है और पंजाब नदी में, सतलज नदी में यहाँ हरि के स्थान पर मिल जाती है और यहीं पर हरि के बैराज बनाया हुआ है और यहीं से आकर के ये राजस्थान में प्रवेश करती है, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर के रूप में। हम छठी नदी है यहाँ पर, इसकी लास्ट भी नदी है, अंतिम है, सिंधु, झेलम, चिनाब, ठीक है, व्यास, रावी, व्यास और सतलज, ये इसकी प्रमुख छठी नदी है। सतलज नदी, इसका पुराना नाम है सतुद्री नदी। यदि हम बात करें तो ये बहुत बड़ी नदी है। यह जो दूसरी जो नदियाँ है उनके सापेक्षिक बात करें तो सिंधु नदी की भांति, किसकी भांति? सिंधु नदी की भांति बड़ी नदियों में शामिल है और लगभग इसकी उत्पत्ति भी वहीं से होती है जहां से सिंधु नदी की उत्पत्ति होती है और उसी के समीप राक्षस ताल नामक स्थान से इसकी उत्पत्ति होती है, तिब्बत के अंदर। तिब्बत के अंदर राक्षस ताल नामक स्थान है, मानसरोवर झील के नज़दीक, और उसकी सिंधु नदी की भी लगभग वहीं से स्टार्ट हुई थी, बोखरचू के समीप, ठीक है। तो इसकी उत्पत्ति भी वहीं से, और वहाँ से आते हुए यहाँ पर भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करने के बाद यह पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये सतलज नदी काफ़ी बड़ी नदी मानी जाती है। ये मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से, जहाँ इसे लॉन्ग चेन खंबाब के नाम से जाना जाता है, लॉन्ग चेन खंबाब के नाम से जाना जाता है। नाम ध्यान कर लेना है। तिब्बत में इसका नाम किस नाम से जाना जाता है? सतलज नदी का तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? सीधे तौर पर प्रश्न बनता है, हमें आंसर दे देना है। एक और नई बात इसमें कि यह नदी है पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदियाँ कौन सी होती है? अर्थात हिमालय की उत्पत्ति से पहले की नदी है, हिमालय को काटते हुए यहाँ पर आती है, संपूर्ण हिमालय को काटते हुए आती है, चित्र में भी देखेंगे। और एक रोपड़ के नज़दीक महाखड्ड का निर्माण करती है। महाखड्ड ऊंचाई से गिर करके यहाँ पर कैनियन जैसी अवस्था यहाँ पर निर्माण करती है, महाखड्ड का निर्माण करती है। कहाँ पर? रोपड़ के। और सिपकी ला दर्रे से बहती हुई आती है। सिपकी जो ला दर्रा है वो वहाँ से निकलती है। और एक बड़ी बात, इसी नदी पर भारत का सबसे प्रमुख जो नहर परियोजना है, भाखड़ा नागल परियोजना, वो इसी नदी पर है। और भाखड़ा है हरियाणा में और नांगल है पंजाब में। ये लगभग सीमा पर है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीमा पर है और ये लगभग पास पास है। तो वहीं पर ही भाखड़ा नागल परियोजना है, वो किस नदी पर है? सतलज नदी पर ही स्थित है। ये हमें ध्यान रहेगा, ठीक है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पर मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील के नज़दीक यहाँ राक्षस ताल नाम का स्थान है। राक्षस ताल नाम के स्थान से यहाँ से निकलती हुई हिमाचल प्रदेश में जाती हुई, पंजाब में बहती हुई, यहाँ पर व्यास नदी का जल ग्रहण करती हुई ये आखिर पंजाब के पश्चात आखिर में पाकिस्तान में चिनाब नदी में मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। और चिनाब नदी आखिर में सिंधु नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने देखा सभी नदियाँ आखिर में चिनाब नदी में और चिनाब नदी सिंधु में मिल जाती है। ये देखने वाला यहाँ पर प्रमुख बात है, ठीक है। इस तरीके से हमने आज यहाँ पर अपवाह तंत्र के बारे में देखा, भारत में प्रमुख अपवाह तंत्र कौन कौन से हैं, और यहाँ पर यह भी देखा कि सिंधु नदी तंत्र जो है वो कौन कौन सी नदियों से मिलकर के बना है और उनकी स्थिति क्या है, ठीक है। अगली क्लास में हम गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।